बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंग चैंग इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्न सफ़ी। दोनों कैदी कुर्सियों से बंधे हुए थे और फ्रॉग इनसे कुछ फासले पर खड़ा इस तरह घूरे जा रहा था जैसे दूसरे ही लम्हे में इनके लिए सजाए मौत तजवीज़ कर देगा। कैदी पुरसकून नज़र आ रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे इन्हें इस वाक़े पर ज़रा बराबर भी तशवीश ना हो। क्या तुम अपनी ज़बानें नहीं खोलोगे? फ्रॉग कुछ देर बाद बोला। अपना वक्त ज़ाया मत करो, इनमें से एक ने कहा। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यकीनन मैं इस वक्त तक तुम्हें जिंदा रखूंगा जब तक तुम अपनी ज़बान नहीं खोलते, फ्रॉग ने कहा। कोशिश जारी रखो, दूसरे ने मजाका उड़ाने के से अंदाज में कहा। बताओ मुखारों में क्या हो रहा है? फ्रॉग धाड़ा और वो दोनों हंसने लगे। फिर इनमें से एक बोला, डकराते रहो भैंसे की तरह। फ्रॉग ने सख्ती से होंठ भेज लिए और ऐसा ऐसा चलता हुआ इसके करीब पहुंचा। फिर दोनों हाथों से इसका सर थाम कर जोर से झटका दिया। अजीब सी आवाज़ कैदी के हलक से निकली थी और इसका सर मामूल से ज़्यादा घूम गया था। आंखें हल्कों से उबल पड़ी थीं। फ्रॉग ने हाथ हटाई थे कि इसका सर सीने पर ढलक आया। इसके साथी ने इसे खौफजदा नज़रों से देखते हुए पूछा, ये क्या हुआ? वही जो गर्दन की हड्डी टूट जाने पर होता है, फ्रॉग ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। नहीं, दूसरा कैदी चीखा। हमेशा के लिए इसकी ज़बान बंद हुई है। मुझे भैंसा कहा था बदतमीज़ ने, फ्रॉग ने कहा। दूसरे कैदी का चेहरा जर्द पड़ गया। तुमने इसे मार डाला? कैदी की आवाज़ कांप रही थी। तुम्हें भी इसी तरह मार डालूंगा, वरना बताओ कि मुझे बेहोश करके कहाँ लेकर जाते? फ्रॉग ने पूछा। मुकारो, वो बोला। क्यों? फ्रॉग ने कहा। हमें यही हुक्म मिला था। अगर तुम किंग चैंग के गैर मुतवक्का रवैये की वजाहत ना कर सको तो तुम्हें किसी न किसी तरह मुकारो पहुंचा दिया जाए, वो बोला। किसने हुक्म दिया था? फ्रॉग ने पूछा। मुकारो के बादशाह ने, उसने कहा। बकवास है, मुकारो का बादशाह ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकता, फ्रॉग बोला। हम इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं जानते, वो आदमी बोला। तुम लोग भी गैर मुल्की हो, फिर मुकारो में किस तरह मुकीम हो? फ्रॉग ने पूछा। पुराने बाशिंदों में हमारा शुमार है, नए लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है, वो आदमी बोला। सुनो, अगर तुमने अपने सरगना का नाम ना बताया तो तुम्हारा भी यही हशर होगा, फ्रॉग बोला। सरगना? हाँ हाँ, मुकारो के बादशाह के नाम पर वहाँ कुछ हो रहा है, फ्रॉग ने कहा। मैं कुछ नहीं जानता, यकीन करो, वो आदमी बोला। तुम दोनों को किससे अहकामात मिलते हैं? ऑनरेबल से, उसने कहा। ओह, वो मनहूस जापानी? फ्रॉग ने पूछा। वो आजकल चीफ मिनिस्टर हैं, वो आदमी बोला। मैं किसी बहुत बड़ी साजिश की बू सूंघ रहा हूँ, फ्रॉग आहिस्ता से बड़बड़ाया। मैं कुछ नहीं जानता, ऑनरेबल फ्रॉग, वो आदमी बोला। अब यकीन आ गया कि इससे ज़्यादा ना जानते होगे, फ्रॉग ने कहा और इसकी कुर्सी में ठोकर मारी। वो कुर्सी समेत बाएं पहलू के बल फर्श पर गिर कर कराह रहा था। फ्रॉग कमरे से निकला और चला गया। मुड़कर देखने की भी जहमत गवारा ना की कि कैदी पर क्या गुजरी। नशिस्त के कमरे में दो आदमी इसके मुंतज़िर थे। क्या खबर है? फ्रॉग उनकी तरफ देखे बगैर गुर्राया। कुछ दूर ताकुब करने के बाद इशारे मौसूल होना अचानक बंद हो गए। एक तरह से हमने सुराख खो ही दिया था, लेकिन 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 क्या लगा रखी है? जल्दी बको, फ्रॉग ने आंखें निकालकर कहा। कुछ देर बाद ट्रांसमीटर पर इत्तला मिली कि स्पॉट 14 पर गाड़ी देखी गई है। इत्तला देने वाले गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर इसकी तरफ से कोई इत्तला न मिलने पर हम स्पॉट 14 पर पहुंचे। वहाँ गाड़ी भी मौजूद थी और हमारे एक आदमी की लाश भी, वो आदमी बोला। इन दोनों की बात करो हरामखोर, लाश से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, फ्रॉग ने कहा। गाड़ी खाली थी और वो दोनों गायब, एक बोला। जहन्नम में जाओ, फ्रॉग पैर पटक कर धाड़ा। दोनों सर झुकाए खड़े रहे। दफा हो जाओ, फ्रॉग कुछ देर बाद हाथ हिलाकर बोला। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और दोनों एहतरामन झुके और बाहर निकल गए। ये वही इमारत थी जहाँ पिछली रात वो दोनों कैदी रह गए थे। फ्रॉग ने एक आराम कुर्सी पर नीम दराज होकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक भी हंसो हरकत पड़ा रहा, फिर चौंक कर सीधा हो बैठा। बाएं जानिब हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम के बटन पर उंगली रखते हुए भर्राई हुई आवाज़ में बोला, लली हार्वे को भेजो। यस बॉस, दूसरी तरफ से आवाज़ आई और फिर वो आराम से लेट गया। थोड़ी देर बाद एक दिलकश लड़की गिटार लिए कमरे में दाखिल हुई। लली, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। यस बॉस, वो बोली। कोई खूबसूरत सा गीत, फ्रॉग ने कहा। लड़की ने गिटार की लय पर एक नगमा छेड़ दिया। वो बहुत अच्छा गाती थी। छोटे से कद की एक भोली भाली सी लड़की थी। आंखें बहुत खूबसूरत थीं। गालिबन इनकी दिलकशी का सबब वो गम आलूद सी नरमाहट थी।
जो पलकें उठाते वक्त कुछ और वाज़ेह हो जाती थी। फ्रॉग जो उसे बहुत गौर से देख रहा था, अचानक बहुत जोर से धाड़ा, बंद करो। लड़की सहम कर खामोश हो गई। फ्रॉग हाथ उठाकर चीखा, ये तो गाते गाते नाक क्यों सकोड़ने लगती है? मम, मुझे तो पता नहीं चलता बॉस, वो खौफजदा लहजे में बोली। चल फिर से शुरू कर, पता चल जाएगा, फ्रॉग ने कहा। सहमी सहमी सी मुस्कुराहट के साथ इसने फिर गीत शुरू किया। ये फिर वही। फ्रॉग झिलाकर खड़ा हो गया। आदत है बॉस, फ्रॉग ने कहा। आदत की बच्ची, मैं तेरी नाक ही निकलवा दूंगा चेहरे से, अभी और इसी वक्त, फ्रॉग बोला। इसने झपट कर लली का हाथ पकड़ा और खींचता हुआ बाहर ले चला। गिटार इसके हाथ से गिर गया था और वह किसी बाज के पंजे में फंसी हुई नन्ही सी चिड़िया की तरह हाँप रही थी। माफ कर दो बॉस, मैं कोशिश करूंगी कि ये आदत छूट जाए। फ्रॉग रुक गया और इसे घूरता हुआ बोला, दिल चाहता है कि खुद ही तेरी नाक काट दूं। रहम बॉस, मैं कोशिश करूंगी। वो रो पड़ी। अच्छी बात है, माफ किए देता हूँ, मगर एक शर्त पर, फ्रॉग ने कहा। मैं तो तुम्हारी जर खरीद हूँ, जो हुक्म दोगे करूंगी, लल्ली ने कहा। अच्छा चल, फ्रॉग आगे बढ़ता हुआ बोला। वो इसे इस कमरे में लेकर आया जहाँ एक कैदी की लाश थी और दूसरा कुर्सी समेत फर्श पर पड़ा हुआ था। फ्रॉग ने आगे बढ़कर गिरी हुई कुर्सी सीधी कर दी। कैदी बुरी तरह हाँप रहा था। फ्रॉग ने उसका गाल थपथपाकर कहका लगाया, तुम्हारा यह हशर नहीं होगा। इसने लाश की तरफ इस हाथ उठाकर कहा, उधर देखो, मेरी तरफ, अब इस लड़की की तरफ देखो। कैदी मखबूतुल हवासों की तरह उसकी तरफ देखे जा रहा था। क्या ख्याल है लड़की के बारे में? ये तुम्हें कैसी लगती है? मुझे? कैदी बिलाखिर खुश होठों पर जबान फेरकर हिकलाया। हाँ हाँ तुम्हें, फ्रॉग बोला। अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो बुखलाकर बोला। अगर तुम्हें मिल जाए तो कैसी रहे? फ्रॉग इसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। लेकिन मैं तो मर रहा हूँ ऑनरेबल फ्रॉग, वो बोला। ये तुम्हें जिंदा कर देगी, ये देखो, फ्रॉग ने लड़की को उठाकर कैदी की गोद में बिठाते हुए कहा। फिर मकामी जबान से लड़की से कुछ कहा भी। लड़की ने कैदी के गले में बाहें डाल दी। बड़ी मजाकाखेज सिचुएशन थी। वो कुर्सी पर रस्सियों से जकड़ा हुआ था और लड़की से इजहार इश्क कर रही थी। वो बेबसी से हंस पड़ा। क्यों, क्या बात है? फ्रॉग ने चहक कर पूछा। गुदगुदी, ही ऑनरेबल, ही फ्रॉग, ही। वो हंस रहा था और थोड़ी फासले पर इसके साथी की गर्दन टूटी लाश मौजूद थी। ही, ये नहीं, देखो, ये मत करो, ही। फ्रॉग भी इसकी हंसी में शरीक हो गया था। फिर उसने कहा, तुम दोनों बाज़ाब्ता तौर पर मोकारो से रवाना ना हो सके होगे? नहीं और ऑनर, ही। वो एक पोशीदा रास्ता है, ही। अच्छी लड़की, बस करो, ही। सकावा और इसके खास आदमियों के अलावा और कोई इससे वाकिफ ना होगा, क्यों? फ्रॉग ने पूछा। यही बात है योर ऑनर, ही। लड़की, ही, बस मुझ पर रहम करो। अरे खुदा की पनाह, हद हो गई। लड़की, ही। तो मुझे वो रास्ता बता दो, फ्रॉग बोला। बता दूंगा योर ऑनर। ओफो, लड़की, वो बोला। अम्बिनी को होश आया तो बड़ी देर तक अंदाजा ही ना कर सकी कि वो कहाँ है। चारों तरफ जर्द रोशनी फैली हुई थी। शायद चमकदार जर्द समुंदर था जिसमें तैरती चली जा रही थी। फिर ऐसा ऐसा जहन साफ होता गया। वो किसी लांच के छोटे से केबिन में लेटी हुई थी। बुखलाकर उठ बैठी। आखिर वो इस लांच में कैसे पहुंची? वो तो इमरान के साथ साहिली नशेब में उतर रही थी। फिर इसे याद आया कि वो थक कर एक जगह पर बैठे भी तो थे और इसकी जबान कैंची की तरह चल रही थी। आखिर तंग आकर इमरान ने इसकी दोनों कनपट्टियां दबाई थी और वो शायद बेहोश हो गई थी। यकीनन बेहोश हो गई थी, वरना इसके बाद की बातें भी तो याद आती। लेकिन आखिर इमरान ने इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? दुश्मन ही सही, लेकिन फ्रॉक की तरह जालिम तो नहीं मालूम होता। लेकिन वो खुद भी तो इसका दिमाग चाटे जा रही थी। जो कुछ भी वो इस वक्त कर रहा था, इसके अलावा चारा भी क्या था? फ्रॉक के हाथों मरना कौन पसंद करता? वो चौंक कर उठ बैठी। किसी ने केबिन के दरवाजे का हैंडल घुमाया था और फिर दरवाजा खुलते ही इसके देवता कूच कर गए। सामने खौफनाक शक्ल वाला किंग चैंग खड़ा था। वही किंग चैंग जो एक बार इसकी मौजूदगी में डर्टी फ्रॉक को बांधकर ले गया था। ये किस किस्म का खेल हो रहा था लड़की? इसे कहर आलूद लहजे में सवाल किया। हुजूर, जनाबे आली, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, फ्रॉक पागल हो गया है, वो बोली। क्या फिर कोई हिमाकत कर बैठा? किंग चैंग ने पूछा। जी हुजूर, वो तो हिमाकतों का पुतला है। पता नहीं कहाँ से प्रिंसेस टालाबुआ का मोतमिद खुसूसी हाथ लग गया। मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इसके साथ मुतहम करके दोनों को घर से निकाल दूंगा। तुम इसके साथ बनकाटा जाना और वहाँ मेरी मुंतज़िर रहना, वो बोली। वाकई इसकी नीयत ख़राब हो गई है। मुझसे बेहतरी बातें छुपाने लगा है। मुझे इत्तला मिली है कि इसे मोकारो के 2 आदमी पकड़ लिए हैं, किंग चैंग ने कहा।
वही वाकया तो फसाद की जड़ बनाई और आना। वो दोनों फ्रॉक को बेहोश करके कहीं लेकर जाना चाहते थे। फ्रॉक को स्पेनी नहीं आती, लेकिन टाला बुआ का मुलाजिम स्पेनी ही है। उसने इसे बर वक्त आगाह कर दिया और वो दोनों पकड़े गए। फ्रॉग मोकारो जाना चाहता है। अपनी दानिश में वो प्रिंस हरबंडा के साथ ही मोकारो के साहिल पर कदम रख सकेगा। लिहाजा वो अब हरबंडा को बनकाटा से अगवा करना चाहता है। इसलिए मुझे पहले ही भिजवा देना चाहता था। मैं शाही महल में क्याम करती और फिर इमरान के जरिए हरबंडा पर काबू पाने की कोशिश करती। अब फ्रॉग का पागलपन भी सुन लीजिए। जब एक बात तय हो गई थी तो हमें घर से निकाला जा चुका था, तो फिर वापस बुलाने की क्या जरूरत थी? अम्बिनी ने कहा। क्या मतलब? वो बोला। अम्बिनी ने फरार की पूरी कहानी दोहराई। किंग चैंग की आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तो ये टाला बुआ का मुलाजिम है जो तुम्हें उठाए हुए था? मुझे तो होश ही नहीं था जनाब आली, अम्बिनी ने कहा। हाँ, वो तुम्हें उठाए हुए साहिल की तरफ बढ़ा था कि मेरी किश्ती उधर से गुजरी। मैं अर्शे पर दूरबीन लिए खड़ा था। मैंने तुम्हें पहचान लिया। एक बार पहले भी देख चुका था ना। वो आदमी भी किश्ती पर ही मौजूद है, लेकिन इसने अपने बारे में कुछ बताने से इनकार कर दिया है। वैसे तुम्हें अपनी बीवी बताता है। कह रहा था कि मर्गी की मरीजा है, दौरा पड़ गया था। किंग चैंग ने कहा। मरदूत कहीं का, अम्बिनी बोली। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम ये ड्रामा जारी रखो। अब तुम ये काम फ्रॉक के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए करोगी, किंग चैंग बोला। आपकी खिदमत करना अपनी खुशनसीबी समझूंगी जनाब, अम्बिनी ने कहा। मैं तुम दोनों को बनकाटा के साहिल पर उतार दूंगा, वो आदमी बोला। फिर मुझे क्या करना होगा? अम्बिनी ने पूछा। फ्रॉक की बजाय मेरी मुंतजिर रहना शाही महल में, किंग चैंग ने कहा। बहुत बेहतर जनाब आली, अब मैं खुद को बिल्कुल महफूज समझ रही हूँ, अम्बिनी बोली। शाबाश, मुझे ऐसे यकीन और एतमाद की ज़रूरत है, और फ्रॉक की तो मैं खाल खींच लूँगा, किंग चैंग बोला। अम्बिनी कुछ ना बोली। किंग चैंग फिर बोला, थोड़ी देर बाद मैं इसे तुम्हारे पास भिजवा दूंगा, खेल जारी रखो। बहुत बेहतर जनाब आली, अम्बिनी ने कहा। वो चला गया और अम्बिनी अपने दिल में बढ़ती हुई धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। 15-20 मिनट बाद इमरान की शक्ल दिखाई दी। चेहरा हवन्नकों का सा हो रहा था। आते ही बोला, देखो, मैंने इन्हें बताया कि तुम मेरी बीवी हो और मर्गी की मरीजा हो। मेरे बयान की तरदीद ना होने पाए वो अज़राए हमदर्दी हमें बनकाटा में उतार देंगे, इमरान ने कहा। अम्बिनी हंस पड़ी और इसके चेहरे की तरफ हाथ उठाकर बोली, शक्ल देखो शौहर की। क्यों, शक्ल को क्या हुआ? इमरान ने कहा। ऐसा लगता है जैसे किसी गधे को बांधकर डंडों से पीटा गया हो, अम्बिनी ने कहा। बदतमीजी करोगी तो जाकर कह दूंगा, इमरान बोला। क्या कह दोगे? अम्बिनी ने कहा। यही कि बीवी नहीं है, मुझे बहला फिसला कर निकाल लाई थी, इमरान ने कहा। वो हंस पड़ी और फिर यकबैक संजीदा होकर गुर्राई। तुमने मेरी कनपटियां दबाकर मुझे बेहोश क्यों कर दिया था? अगर मर जाती तो? मर जाती तो मुझे दिखावे के लिए रोना भी पड़ता, और मुझे ठीक से रोना नहीं आता। बड़ी दुश्वारी में पड़ जाता, इमरान ने कहा। मुझे तुम भी फ्रॉक की तरह पागल ही मालूम होते हो, अम्बिनी बोली। वो पागल नहीं, बड़ा अक्लमंद है कि खुद पीछा छुड़ाकर तुम्हें मेरे सर मुंड दिया। अब खुदा करे कि तुम किश्ती के मालिक को पसंद आ जाओ और वो तुम्हें मुझसे छीन ले। बदसूरत ज़रूर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, इमरान ने कहा। कौन है? अम्बिनी ने पूछा। मैं नहीं जानता, नाम पूछा था, कहने लगा कि तुम्हें इससे क्या सरोकार। बहरहाल तुम दोनों को बहिफाजत बनकाटा पहुंचा दिया जाएगा, इमरान ने कहा। कहीं इससे भी ना उलझ बैठना, अम्बिनी बोली। इमरान ने अपने दोनों कान पकड़े और फिर गालों पर थप्पड़ मारने लगा। तुम्हारे यही मासूम अंदाज तो मुझे बेचैन कर देते हैं, वो हंसकर बोली। वो सब ठीक है, लेकिन मैं प्रिंसेस को तुम्हारे बारे में क्या बताऊंगा, इमरान ने कहा। इससे भी कह देना कि बीवी है, ताहिती में शादी कर ली थी, अम्बिनी ने कहा। नहीं नहीं, मैं प्रिंसेस से झूठ नहीं बोल सकता, इमरान बोला। मैं समझती हूँ, हरबंडा की अदम मौजूदगी में इसने तुम जैसे दर्जनों पाले होंगे, अम्बिनी बोली। सुने बेवकूफ़ लड़की, मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा अगर तूने प्रिंसेस के तकद्दुस पर हमला किया, इमरान बोला। बस बिगड़ गए। मैं तो सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना चाहती थी कि महल में तुम्हारी क्या हैसियत है, अम्बिनी बोली। टाला बुआ का एक अदना ज़रख़रीद गुलाम हूँ, इमरान बोला। खैर खैर, तुम कुछ भी हो, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में पागल हुई जा रही हूँ, अम्बिनी ने कहा। तुम्हें भी देख लूँगा, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्या मतलब? वो बोली। मुझे लफ्ज़ मोहब्बत गाली मालूम होने लगा है, इमरान ने कहा। कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? चलो इधर आओ, मेरे पास बैठो, वो बोली। सचमुच शादी तो नहीं हुई, इमरान ने कहा। अच्छा, दफा हो जाओ गधे कहीं के, वो चढ़ गई। दूसरे दिन दोपहर को लांच बनकाटा के ऐसे साहिल से जा लगी जहाँ दूर दूर तक कोई किश्ती दिखाई नहीं देती थी। वो दोनों लांच से उतार दिए गए। लांच फिर वहाँ से कहीं और रवाना होगी। अम्बिनी ने मायूसी से चारों तरफ नज़र दौड़ाई और मजमहल सी आवाज़ में बोली, फिर वही मुसीबत।
शायद पैदल ही चलना पड़ेगा। हरगिज़ नहीं, लॉन्च से वायरलेस के जरिए बनकाटा इतला भिजवा दी गई थी। बड़े अच्छे लोग थे बेचारे, इमरान ने कहा। तो फिर अब क्या होगा? वो बोली। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आएगी और हमें शहर पहुंचा देगी, इमरान ने कहा। फिर शायद 15 मिनट गुजरे होंगे कि एक चमचमाती हुई लंबी सी कार वहां आकर रुकी, जिसे एक बावर्दी फौजी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, और बराबर वाली सीट पर जेमसन मौजूद था। उसने अम्बिनी को आंखें फाड़ कर देखा और इमरान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। आपकी तारीफ हुजूर वाला, इसने इमरान को उर्दू में मुखातिब किया। इनामुर रहमान। मैं समझा नहीं, जेमसन ने कहा। नाम नहीं है, मतलब था रहम करने वाले की तरफ से इनाम। इमरान ने अम्बिनी के लिए गाड़ी की पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। तुम किस जबान में गुफ्तगू कर रहे थे? अम्बिनी ने उससे पूछा। स्पेनी में। ये दाढ़ी वाला कौन है? वो बोली। प्रिंस का बॉडीगार्ड। कुछ देर जबान को आराम भी करने दो, इमरान बोला। गाड़ी वापसी के लिए मुड़ी। क्या मैं भी इन खातून से फ्रांसीसी में गुफ्तगू कर सकता हूँ, योर मैजेस्टी? जेमसन ने इमरान से पूछा। नहीं नहीं, तुम्हें जुकाम हो जाएगा, बहुत ठंडे मिजाज की है, इमरान बोला। जफर और जेमसन मुतहैयर थे। हैरत की बात भी थी, औरत के नाम से बिदकने वाला जोसेफ अम्बिनी से इस तरह गुफ्तगू करता था जैसे कुर्बान हुआ जा रहा हो। ऐसे मौके पर वो इन दोनों को शहजादों ही की सी शान से डांट टपट कर कमरे से निकाल दिया करता था। टाला बुआ ने भी बिलाखिर इसका नोटिस लिया और इन दोनों को तलब करके बेहद गुस्सीले लहजे में बोली। ये तुम्हारा बॉस कौन सी बला उठा लाया है? आखिर इसका मकसद क्या है? बॉस कह रहा था कि वो इसकी मंगेतर है, जफर ने बड़े अदब से जवाब दिया। लेकिन वो तो प्रिंस पर धावा बोले बैठी है, टाला बुआ ने कहा। हम ऐसा नहीं समझते योर हाइनेस। बॉस ही के हुक्म के मुताबिक वो सिर्फ प्रिंस का दिल बहलाती है। बॉस का ख्याल है कि इस तरह प्रिंस के मिजाज में नरमी पैदा करके इन्हें शाह से माफ़ी मांगने पर आमादा किया जा सकता है, जफर ने कहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि की कोशिश में शायद मैं ही डूब जाऊं, टाला बुआ ने ठंडी सांस लेकर कहा। मायूसी की बातें ना कीजिए योर हाइनेस, जफर बोला। आखिर अब तुम्हारा बॉस कहाँ गायब हो गया? टाला बुआ बोली। इन्हें खदशा है कि कहीं किंग चैंग पे कोई शरारत ना करे, इसलिए वो महल से दूर ही रहकर निगरानी कर रहे हैं, जफर ने कहा। क्या लुइसा भी इसके साथ गई है? कल से दिखाई नहीं दी, टाला बुआ ने पूछा। इसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं, जफर बोला। खुदा ही जाने के क्या हो रहा है, टाला बुआ बोली। आप बेफिक्र रही, बेहतर ही होगा, जफर ने कहा। हर बंदा तो ऐसा नहीं था, टाला बुआ ने कहा। वाकई वो ऐसे नहीं है। हकीकत तो यह है कि हमें भी असल मामले का इल्म नहीं है, वरना हम आपको मुतमईन कर देते, जफर ने कहा। अच्छा जाओ, मैं अब आराम करना चाहती हूँ, वो थकी थकी सी आवाज़ में बोली। दूसरी तरफ अम्बिनी अब बराह रास्त किंग चैंग के अहकामात वसूल कर रही थी और इन्हीं अहकामात के मुताबिक अपनी दानिश में जोसेफ और इमरान पर अपनी गिरफ्त मजबूत करती जा रही थी। यहाँ से फ्रांसीसी लड़की लुइसा भी दिखाई दी थी, जो अमूमन इमरान से छेड़छाड़ करती रहती थी। न जाने क्यों अम्बिनी को इस पर बहुत गुस्सा आता था। इस वक्त भी जब वो जोसेफ के कमरे में जा रही थी, लुइसा से मतभेड़ हो गई। वो तो निकली चली गई होती, लेकिन लुइसा ही ने इसका रास्ता रोका था। ये बेवकूफ़ आदमी तुम्हें कहाँ से पकड़ लाया है? इससे मजाकाना अंदाज में अम्बिनी से पूछा। होश की दवा करो, वो मेरा शौहर है, अम्बिनी ने कहा। लेकिन मैंने महसूस किया है कि वो तुमसे भागा भागा फिरता है, लुइसा बोली। शायद बनकाटा का यही रिवाज है। यही चीज़ें मैं प्रिंस और प्रिंसेस के दरमियान भी महसूस करती हूँ, अम्बिनी तल्ख लहजे में बोली। कुछ भी हो, तुम्हारा मसरफ में समझ में नहीं आ सका, लुइसा ने बुरा समूह बनाकर कहा। हटो सामने से, जाने दो मुझे, अम्बिनी को गुस्सा आ गया। लुइसा ने शाने सकोड़े और रास्ते से हट गई। ठीक इसी वक्त इमरान एक कमरे से बरामद हुआ और लुइसा चहक कर बोली। तुम जितने खुश मिजाज हो, इतनी ही नकचड़ी बीवी तुमने तलाश की है, लुइसा ने कहा। आजकल कंट्रास्ट ही का फैशन चल रहा है, इमरान ने लापरवाही से कहा। अम्बिनी इनकी गुफ्तगू सुनने के लिए रुकी नहीं थी। सवाल यह है कि इस लड़की का मसरफ क्या है, लुइसा इमरान को घूरती हुई बोली। गले पड़ गई है तो क्या करूं? कूड़े के ढेर पर तो फेंकी नहीं जा सकती, आदमी का बच्चा है। तुम फिक्र ना करो, मसरफ निकाल लेना मेरा काम है, इमरान ने कहा। डाला बुआ इसकी वजह से बहुत परेशान है, और वो कलूटा या तो इतना खुश्क मिजाज था या 18वीं सदी के इशाक की तरह अकल से खारिज हुआ जा रहा है, लुइसा ने कहा। वो भी आदमी का ही बच्चा है, इमरान ने कहा। और तुम क्या भला हो? लुइसा झिंझला गई। अपने बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, इमरान ने कहा। अगर लड़की अपने लिए पसंद की थी तो इस कलूटे के हवाले क्यों कर दी, लुइसा ने कहा। मामोज़ेल लुइसा, मैंने इतना तवील सफ़र इश्क करने के लिए नहीं किया है। मेरे मुल्क में कदम कदम पर इसके मौके मौजूद हैं, इमरान ने कहा। लुइसा कुछ कहने वाली थी कि जोसेफ धाड़ता हुआ अपने कमरे से निकला और इमरान को देखकर ठिठक सा गया। इसके पीछे अम्बिनी थी। ये जोसेफ इमरान की तरफ हाथ उठाकर हिकलाया।
मुझे आखिर पागल हो जाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है? क्या हुआ योर हाइनेस? इमरान ने आगे बढ़कर कहा। क्या ये लड़की इसीलिए लाई गई है कि मुझे बहकाए? जोसेफ ने कहा। ये आप क्या फरमा रहे हैं? इमरान ने कहा। ये भी यही कह रही है कि अपने बाप से माफ़ी मांग लूँ। जोसेफ ने कहा। हर शरीफ आदमी यही कहेगा। इमरान बोला। ये नामुमकिन है। इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं समुद्र में छलांग लगा दूँ। जोसेफ धाड़ा। नहीं और हाइनेस, मैं कभी ना चाहूँगा कि बहरुल काहिल बहरे अस्वद बन जाए। इमरान ने कहा। मैंने आगाह कर दिया है। जोसेफ हाथ उठाकर धाड़ा। फिर तो अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो गया। महल के हर फर्द को ये बात मालूम हो गई कि हरबंडा अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगेगा। 2 घंटे बाद टाला बुआ ने इंतहाई सरासीमगी के आलम में इमरान को बताया कि यह खबर बादशाही बनकाटा तक जा पहुंची है। मैं अपने तौर पर प्रिंस को समझाने की कोशिश कर रही थी। बुरहानसी होकर बोली। किसी को भी इल्म नहीं था कि हरबंडा बादशाह से माफ़ी ना मांगने पर इसरार कर रहा है। तो फिर अब क्या होगा? इमरान खौफजदा लहजे में हिकलाया। शाही खानदान में नाफरमानी की सजा अजियतनाक मौत है। तुम देख लेना, कुछ देर बाद शाही मोहलतनामा पहुंच जाएगा। टाला बुआ ने कहा। यह क्या होता है? इमरान ने कहा। वक्त का तयन कर दिया जाएगा। अगर इस मुद्दत में हरबंडा ने माफ़ी ना मांगी तो फिर खुदा जाने कि क्या हो। समझाओ हरबंडा को। टाला बुआ बोली। मेरा ख्याल है कि आप प्रिंस को मर ही जाने दीजिए। इमरान ने कहा। अपनी ज़बान को लगाम दो। टाला बुआ तेज़ लहजे में बोली। योर हाइनेस, बकरी अंडे दे सकती है लेकिन वो अपनी बात से नहीं हट सकते। इमरान ने कहा। इतने में लुइसा भी आ गई और इसे भी मुशावरत में शरीक कर लिया गया। इसने पुरतशवीश लहजे में कहा। यह तो बहुत बुरा हुआ योर हाइनेस। अब क्या होगा? बनकाटा फ्रांस के जेरनगी हैं, लेकिन बादशाह अपने ख़ानदान के सिलसिले में ज़ाती कवानीन नाफिज कर सकता है। इसमें सजाए मौत भी शामिल है। फ्रांस की हुकूमत इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकेगी। लुइसा ने कहा। तो फिर खुदारा इसे यहाँ से निकाल ले जाओ। टाला बुआ गिड़गिड़ाई। तुम ही लोग लाए थे, लिहाजा इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी लो। इमरान। लुइसा ने कहा। हाँ। इमरान पुरतफक्कुर लहजे में बोला। इसके बारे में सोचा जा सकता है। जो कुछ भी सोचना है जल्दी सोचो। लुइसा ने कहा। मोहलतनामा और वार्निंग आ जाने दीजिए, इसी की मुनासबत से काम किया जाएगा। इमरान बोला। अच्छा, मेरी तो अकल ही खब्त होकर रह गई है। टाला बुआ बोली। इमरान और लुइसा बाहर निकले ही थे। वो इसे अजीब सी नज़रों से घूरे जा रही थी। दफतन बोली। ऊपर से उल्लू और अंदर से बिल्कुल लोमड़ी हो। क्यों? मैंने क्या किया है? इमरान ने कहा। बिलाखिर इसी की ज़बान से कहलवा लिया कि हरबंडा को यहाँ से निकाल ले जाओ। लुइसा ने कहा। इसके तावन के बगैर निकाल ले जाना आसान ना होता। इमरान ने कहा। लेकिन वो इस पर हरगिज़ तैयार ना होगी कि तुम इसे मोकारो लेकर जाओ। लुइसा ने कहा। इसे जाहिर करने की ज़रूरत ही क्या है? इमरान बोला। लुइसा चंदा में कुछ सोचती रही, फिर बोली। मुनासिब ये होगा कि इसे पूछ ही लिया जाए। शायद वो खुद ही कोई जगह बता सके। इस तरह हम इस जगह के बहाने निहायत इत्मीनान से प्रिंस को मोकारो ले जा सकेंगे। लुइसा ने कहा। तुम्हारी तजवीज़ अच्छी मालूम होती है। इमरान बोला। शुक्रिया। शायद पहली बार तुम किसी अमर पर मुझसे मुत्तफिक हुए हो। वो मुस्कुराई। इत्तफाक है। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। इस लड़की में क्या रखा है? लुइसा ने पूछा। हाय, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहाँ से कहाँ पहुँच गई? इमरान बोला। मैं इंसान भी तो हूँ। एहसासात और जज्बात से यकसर आरी तो नहीं हूँ। लुइसा ने कहा। मैं सिर्फ फ़राइज़ की अदायगी में मशीन हूँ। एहसासात और जज्बात ही ने दुनिया को तबाही के किनारे ला खड़ा किया है। इमरान ने कहा। यह क्या बात हुई? लुइसा ने पूछा। कुछ भी नहीं, जाओ अपना काम देखो। स्टीमर के कप्तान से कहो कि हर वक्त रवानगी के लिए तैयार रहे। इमरान ने कहा। अच्छा। लुइसा बुरा सा मुंह बनाकर बोली और आगे बढ़ गई। चांदनी रात थी और समुद्र मामूल के मुताबिक पुरसकून था। फ्रॉक की लॉन्च मोकारो से करीब तर होती चली जा रही थी, लेकिन इसका रुख बंदरगाह की तरफ नहीं था। लॉन्च क्या थी? एक पुरतकल्लुफ़ इशरतगाह थी। इस वक्त फ्रॉक के केबिन में जश्न बरपा था। लली हार्वे गा रही थी और फ्रॉक का गैर मुल्की कैदी गीत की लय पर थरक रहा था। फ्रॉक की आंखों में शरारत आमेज चमक लहरा रही थी। बस करो, बैठ जाओ। वो हाथ हिलाकर कैदी से बोला। थक जाओगे, बहुत काम करना है। जो हुक्म योर ऑनर, कैदी ने कहा और फ्रॉक के सामने बैठ गया। लली, तुम भी खामोश हो जाओ, फ्रॉक ने कहा। ओके बॉस, उसने कहा और गिटार एक तरफ रख दिया। तुम जा सकती हो, अब हम बातें करेंगे, फ्रॉक बोला। लली एहतरामन खम हुई और गिटार वहीं छोड़कर केबिन से बाहर निकल गई। फ्रॉक कैदी को टटोलने वाली नजरों से देखे जा रहा था। अगर तुमने मुझसे कोई चाल चलने की कोशिश की तो भुगतोगे, वो इसकी आंखों में देखता हुआ आहिस्ता से बोला। सवाल ही पैदा नहीं होता योर ऑनर, मैं आपका एहसानमंद हूँ। आपने मुझे वैसी ही लड़की बख्श दी जैसी मैं चाहता था, कैदी ने कहा। यकीनन लल्ली अब तुम्हारी है, लेकिन काम के इख्तिताम तक वो लॉन्च पर ही रहेगी, हमारे साथ नहीं जाएगी, फ्रॉग ने कहा। क्यों? फ्रॉग बोला। वो कैदी बोला।
मैं अहमक नहीं हूँ, शायद तुम्हारी नीयत में फतूर आ जाए, पहले काम फिर इनाम। फ्रॉग ने कहा, अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं तो यही सही, लेकिन एक बार फिर आपको आगाह कर दूं कि धुएं के इस हिसार को पार करना नामुमकिन है, कैदी ने कहा। दरअसल इस वक्त मैं इसी के बारे में तफसील से मालूम करना चाहता हूँ, फ्रॉग बोला। लेकिन मैं क्या अर्ज करूँ योर ऑनर, मैं इस रास्ते मुकारों से बाहर जरूर निकला था, लेकिन मुझे इसका होश नहीं कि धुएं की दीवारें मैंने कैसे पार की थी, कैदी ने कहा। यह क्या बात हुई, फ्रॉग बोला। घर पर बेहोश हुआ और आंखें इस चट्टान पर खुली जिससे एक लांच लगी खड़ी थी, वो कैदी बोला। पहली बार ऐसा हुआ है, फ्रॉग ने पूछा। नहीं, बारह में दूसरे कामों के सिलसिले में इसी तरह मुकारों से बाहर जा चुका हूँ, वो कैदी बोला। अब इस वक्त क्या सूरत होगी, क्या वहां तो कोई तुम्हारा मुंतजिर होगा, फ्रॉग ने पूछा। नहीं, हम इस चट्टान पर उतरकर सुबह तक इंतजार करेंगे, कोई आएगा, हम वहीं नाश्ता करेंगे और फिर धुएं की दीवार किस तरह पार करेंगे ये खुदा ही बेहतर जानता है, हमें तो होश होगा नहीं, कैदी ने कहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि नाश्ते में ख्वाब आवर दवा दी जाएगी, फ्रॉग ने कहा। ऑनरेबल फ्रॉग, ये मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मुअय्यना वक्त के मुताबिक हम इस चट्टान पर पहुंचते। अब क्या होगा ये मैं नहीं जानता, मुझे वहां पहुंचने में 2 दिन की देर हो गई है, कैदी ने कहा। क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, फ्रॉग ने पूछा। नहीं जनाब, हम जिस काम के लिए गए पहले से मुअय्यन किए हुए वक्त पर वापस पहुंच गए, इसलिए मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि अब मुझ पर क्या गुजरेगी, कैदी ने कहा। तुमने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बता दिया था, फ्रॉग ने कहा। अगर बताता तो आप यही समझते कि मक्कारी कर रहे हैं, आपको असल हालात से आगाह नहीं करना चाहता था। और ऑनरेबल फ्रॉग, मेरी गर्दन भी टूट जाती, कैदी ने कहा। खैर खैर, मैं देखूंगा। अब यहाँ से कितना फासला होगा, फ्रॉग ने पूछा। 2 या 2.5 मील, कैदी बोला। बस, अब हम ही दोनों यहाँ से एक छोटी किश्ती पर चलेंगे, फ्रॉग बोला। ये खुदकुशी होगी जनाब, कैदी बोला। बकवास मत करो, फ्रॉग बोला। मैं फिर कहता हूँ कि ये खुदकुशी होगी, कैदी ने कहा। मैं सिर्फ रास्ता देखना चाहता हूँ, इतना अहमक नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ इस चट्टान तक चला जाऊँ, फ्रॉग ने कहा। आपने मुझे एक बहुत बड़ी उलझन से बचा लिया ऑनरेबल फ्रॉग, कैदी ने एक तवील सांस ली। मैं किसी मामले को अपने तौर पर समझे बगैर कोई कदम नहीं उठाता, फ्रॉग ने कहा। करीबन 15 या 20 मिनट बाद एक छोटी मोटर बोट पानी में उतार दी गई। इस पर फ्रॉग और कैदी के अलावा और कोई नहीं था। कैदी की बताई हुई सिमत किश्ती का रुख मोड़ दिया गया। खुद फ्रॉग ही इसे कंट्रोल कर रहा था। थोड़ी देर बाद ऊंची नीची चट्टानें दिखाई देने लगी, लेकिन इतने फासले से इनकी साख्त का अंदाजा करना दुश्वार था। ये चट्टानें नाकाबिले उबूर हैं, सिवाय इस शगाफ के जिसके जरिए समुद्र का पानी दूर तक अंदर चला गया है, कैदी कह रहा था। और वो शगाफ भी ऐसी जगह है जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, कैदी ने कहा। फ्रॉग कुछ ना बोला। चट्टानों से कुछ फासले पर इसने इंजन बंद कर दिया और 2 पतवार निकाल लिए थे और अब वो खुद ही किश्ती चला रहे थे। आप बहुत मोहतात हैं ऑनरेबल फ्रॉग, कैदी ने कहा। फ्रॉग हंसकर बोला, इसलिए किंग चैंग का नायब अव्वल कहलाता हूँ। मुझे यकीन है कि रास्ता देख लेने के बाद आप इस मुहिम को किसी मुनासिब वक्त पर उठा रखेंगे, कैदी ने कहा। ताकि तुम कुछ दिन और ऐश कर लो, क्यों, फ्रॉग बोला। मेरा मतलब यह है कि मैं अब इन लोगों में वापस नहीं जाना चाहता, कैदी ने कहा। फ्रॉग कुछ कहने वाला था कि अचानक किश्ती किसी चीज से टकराई। खुदा की पनाह, ये क्या हुआ, कैदी बौखलाकर बोला। किश्ती के गिर्द समुद्र की सतह से स्याह रंग का एक दायरा बुलंद हो रहा था। फ्रॉग पतवार छोड़कर उठ खड़ा हुआ, लेकिन वो दायरा इतनी देर में इसके कद से भी ऊंचा हो चुका था। जही सी देर में ऐसा लगने लगा जैसे वो किश्ती समेत किसी गहरे कुएं में मुकीद होकर रह गए हों। ये क्या है, फ्रॉग हलक फाड़कर धाड़ा। किंग चैंग के अकलमंद नायब अव्वल के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, करीब ही से बारीक सी आवाज सुनाई दी। ये कौन बोला था, फ्रॉग ने पलटकर कैदी का गिरबान पकड़ लिया। मैं नहीं जानता, आवाज ही मैंने भी सुनी थी, कैदी ने कहा। तुम कौन हो, सामने आओ, छुपकर इस तरह बेबस करना बुज़दिली है, फ्रॉग ने कहा। यहाँ बहादुरी के मुजाहिरे पर तमगे तकसीम नहीं किए जा रहे, अब तुम हमारे कैदी हो, आवाज आई। फ्रॉग ने टॉर्च रोशन कर ली थी। दफतन इसने अंदाजा लगा लिया कि वो आवाज कैदी ही के पास से आ रही थी। शायद इसी वक्त कैदी को भी एहसास हुआ था। वो खौफजदा अंदाज में चौंक पड़ा। तुम क्या चाहते हो, फ्रॉग ने कैदी का गिरबान छोड़ते हुए कहा। तुम्हारी गिरफ्तारी, आवाज आई, और फ्रॉग ने दूसरे हाथ से कैदी के कोट के दरमियानी बटन की तरफ इशारा किया। आवाज इसी बटन से आई थी। कैदी बौखलाकर कुछ कहने वाला था कि फ्रॉग ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैं क्या, कोई भी नहीं जानता कि किंग चैंग कौन है और कहाँ रहता है, फ्रॉग ने ऊंची आवाज में कहा। मेरी गिरफ्तारी से तुम कोई फायदा ना उठा सकोगे, ये देखना हमारा काम है, आवाज आई। अच्छी बात है, देखना, फ्रॉग उड़ाया और एक बार फिर कैदी का गिरबान थाम लिया। मैं जनाब बिल्कुल नहीं जानता, ये कैदी ने बटन की तरफ इशारा किया।
हाँ मिस्टर फ्रॉग, अगर इन लोगों को इसका इल्म हो जाए तो फिर हम इनकी हिमाकतों से आगाह कैसे हो सकेंगे। बटन से फिर आवाज़ आई। किश्ती दायरे में आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगा रही थी। इस दायरे का कतर 20-25 फीट जरूर रहा होगा और बुलंदी इनकी पहुंच से बाहर थी। सवाल तो यह कि तुम किंग चैंग से क्या मालूम करना चाहते हो, फ्रॉग ने पूछा। यही कि इसने तुम्हें बाद में ये हुक्म क्यों दिया था कि हरबंडा को निकल जाने दिया जाए, आवाज़ ने फिर कहा। मर्जी का मालिक है, फ्रॉग बोला। हम बताएंगे इसे। इस मामूली से बदमाश की हमारी नज़रों में क्या वक़्त हो सकती है। बेवकूफ़ी की बातें ना करो। अगर वक़्त ना होती तो तुम इससे मदद क्यों तलब करते, फ्रॉग ने कहा। इस किस्म के मामूली कामों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, आवाज़ ने फिर कहा। और शायद तुम ये भी ना जानते हो कि हरबंडा को किसने तलाश किया है, फ्रॉग ने मज़ाका उड़ाने वाले अंदाज में कहा। क्या तुम जानते हो, आवाज़ ने फिर कहा। यकीनन। किंग चैंग का नाइब अव्वल अगर इतना भी ना जाने तो इसके वजूद का क्या फ़ायदा, फ्रॉग बोला। कौन है उसकी पुष्ट पर, आवाज़ ने फिर कहा। तुम मुझे इस तरह बेबस करके मुझसे कुछ मालूम ना कर सकोगे, फ्रॉग बोला। अगर तुम ये जानते हो कि इस साजिश की पुष्ट पर कौन है तो हम तुमसे मौजिज़ मेहमानों जैसा सलूक करेंगे। खुश आमदीद, आवाज़ आई। ये कुआं हटाओ, फ्रॉग बोला। हम अपने तौर पर तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, हमें मशवरा ना दो, बटन से आवाज़ आई। कैदी निढाल सा होकर गिर पड़ा था और इसके जिस्म पर रेशा तारी था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।